हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नोबेल प्राइज़ डिस्कस करेंगे। नोबेल प्राइज़ 2020 में किस किस ने जीते, किस किस फील्ड में जीते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। हर एग्ज़ाम्स का फेवरेट टॉपिक होता है नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में जानना। नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए मिला है वो भी जानना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। नोबेल प्राइज़ की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एल्फ्रेड नोबेल जो कि स्कैंडिनेविया से थे, उनकी लास्ट विल थी कि उनकी प्रॉपर्टी जितनी है, उनकी जमा पूंजी जितनी है, उस पे जो इंटरेस्ट आएगा उसको प्राइज़ मनी के रूप में हर साल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उनको दिया जाए जिन्होंने पिछले सालों में ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बड़ा काम किया हो। तो नोबेल प्राइज़ दुनिया में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस रिवॉर्ड के रूप में देखा जाता है, प्रेस्टिजियस प्राइज़ के रूप में देखा जाता है और 1901 से लेके 1901 से लेके ये प्राइज़ दिए जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स को लेट ऐड किया गया था, इकोनॉमिक्स को 1969 में ऐड किया गया इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। तो एल्फ्रेड नोबेल की जो लास्ट विल थी उसमें 5 ही कैटेगरी थी, 5 ही फील्ड थी, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, चौथा लिटरेचर और पांचवा पीस था। तो एल्फ्रेड नोबेल के हिसाब से 5 प्राइज़ दी जानी थी, लेकिन 1969 में इकोनॉमिक्स को भी 6th कैटेगरी के रूप में ऐड किया गया। तो इन सारी कैटेगरी में किस किस ने इस साल नोबेल प्राइज़ जीते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो डिस्कवरी की है या फिर उन्होंने जो रिसर्च किया है उससे ह्यूमैनिटी को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आते हैं 2020 के विनर्स पे। सबसे पहले कैटेगरी देखते हैं मेडिसिन वाली। मेडिसिन और फिजियोलॉजी कैटेगरी में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं, जिसमें हार्वे जे अल्टर, माइकल हफटन और चार्ल्स एम राइस हैं। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, हार्वे जे अल्टर, माइकल हफटन और चार्ल्स एम राइस। इनको नोबेल पुरस्कार मिला है डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए। इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है, इसलिए इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें माइकल हफटन ब्रिटेन के हैं और हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस जो हैं वो अमेरिका के हैं, यूएस के हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हर साल करीब 4 लाख लोग दुनिया में हेपेटाइटिस सी वायरस की चपेट में आते हैं और हेपेटाइटिस सी वायरस एक ब्लड से फैलने वाला डिजीज़ है। ब्लड के थ्रू ये फैलता है। कोई भी अगर ब्लड डोनेट करता है, कोई भी अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होता है तो उससे ये वायरस फैलता है। ठीक है, अगर किसी के ब्लड से आप कांटेक्ट में आते हैं तो उससे भी ये वायरस फैलता है। तो हेपेटाइटिस ए भी है दुनिया में, हेपेटाइटिस बी भी है, लेकिन बहुत सालों तक साइंटिस्ट को एक ऐसी वायरस के बारे में पता नहीं चल पा रहा था जो नॉन ए और नॉन बी हो, मतलब हेपेटाइटिस ए भी नहीं थी और हेपेटाइटिस बी भी नहीं थी। तो इस कैटेगरी की खोज की थी इन तीनों ने हेपेटाइटिस सी के खोज में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम ज़रूर किया, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो नोबेल कमेटी का ये कहना है कि इन 3 साइंटिस्टों ने 3 साइंटिस्ट who have made decisive contribution to the fight against blood-borne hepatitis। ये ब्लड से फैलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये दुनिया का एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है जिससे सिरोसिस या लिवर कैंसर होता है। ये मेनली लिवर की बीमारी है, काफ़ी सालों तक पता भी नहीं चलता है, अनडिटेक्टेबल रहता है, लेकिन ये मौत का बहुत बड़ा कारण है, दुनिया में होने वाली मौतों का बहुत बड़ा कारण है हेपेटाइटिस सी। और इनके खोज की वजह से इन्होंने जब हेपेटाइटिस सी की खोज की उसके बाद से क्योर आने लगा हेपेटाइटिस सी का। तो इन्होंने खोज की हेपेटाइटिस सी नामक बीमारी के बारे में और उसी के बाद से ये दुनिया के लोगों को उम्मीद आई कि दुनिया से हेपेटाइटिस सी वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये है हार्वे जे अल्टर, बीच में है माइकल हफटन जो ब्रिटेन के हैं और ये हैं चार्ल्स एम राइस। ठीक है, तो इन तीनों को मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब हम लोग थोड़ा सा हेपेटाइटिस सी को समझते हैं कि व्हाट इज़ हेपेटाइटिस सी वायरस। तो हेपेटाइटिस सी वायरस को
हेप सी या HCV भी बोलते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस है जो कि लिवर को अटैक करता है। लिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, तो लिवर को अटैक करता है, सिरोसिस होता है, लिवर कैंसर होता है और बहुत बड़ा कॉज है लिवर इन्फ्लेमेशन का। ठीक है, तो लिवर से होने वाली बीमारियों का ये एक बहुत बड़ा कारण है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया में 7 करोड़ के लगभग में लोग हेपेटाइटिस सी वायरस की चपेट में हैं और जिससे 4 लाख मौत, 4 लाख डेथ्स एवरी ईयर होती है, जिसमें से ज़्यादातर लोगों को कैंसर होता है, लिवर कैंसर या सिरोसिस होता है। तो इन 3 साइंटिस्टों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हेपेटाइटिस सी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से फैलता है। तो पहले तो पता नहीं चल पा रहा था, तो इन्होंने इन्फेक्टेड आदमी के ब्लड को चिंपैंजी में डाल के देखा, तो चिंपैंजी को बीमारी होने लगी, तो उसी बीमारी का इन्होंने हेपेटाइटिस सी के रूप में पता लगाया। ठीक है, तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन आप इस इन्फोग्राफिक में देख लो। और इसी से लोग फिर डिटेक्ट करने लगे, ब्लड टेस्ट कराने लगे लार्ज स्केल पे, कि पहले डोनर का ब्लड टेस्ट नहीं होता था ज़्यादातर, उसके बाद ब्लड टेस्ट डोनर का कराने लग गए डॉक्टर्स, और इसको रोकने में, कम करने में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। बाद में इसका क्योर भी ढूंढा जाने लग गया। तो हेपेटाइटिस सी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि रिसेंटली यूपीएससी के पैटर्न में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के पैटर्न में बदलाव आया है, साइंस और टेक, बायोलॉजी, मेडिसिन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से, तो आप इसको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट कैटेगरी है फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को मिला है, जिसमें 50% नोबेल प्राइज़ में करीब 10 मिलियन SEK दिया जाता है। स्वीडिश कोरोना स्वीडन की करेंसी है, स्वीडन की करेंसी 10 मिलियन दी जाती है, जो कि है 1.1 मिलियन USD के करीब, US डॉलर के करीब। ठीक है, तो इतनी रुपए अवार्ड में दिए जाते हैं। तो ये अवार्ड फिज़िक्स का जो है वो 50% रॉजर पेनरोज को मिला है और इन दोनों को बाकी 50% मिला है। तो ये आपके सबसे लेफ्ट हैंड साइड में ये रॉबर्ट पेनरोज हैं, काफ़ी जाने माने फिजिसिस्ट हैं। फिर ये दोनों रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गीज, ये दोनों भी इसमें कंट्रीब्यूशन की है। तो इनको किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? इनको नोबेल प्राइज मिला है इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग वर्क ऑन ब्लैक होल। इनको नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला है? इनके ब्लैक होल में काम के लिए। ब्लैक होल बहुत ही एक मिस्टीरियस टॉपिक है और इस पे अभी भी बहुत सारी स्टडीज़ चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इनको ब्लैक होल के काम के लिए और इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग, ब्रह्मांड अनंत है, यूनिवर्स इज़ इनफाइनाइट, तो ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी खोज, रिसर्च अभी चल रही है और हम ह्यूमंस को बहुत ही ब्रह्मांड के बारे में कम पता है। तो ये ब्लैक होल के काम के लिए इनको फिज़िक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। दो रॉजर हैं वो बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं। आइंस्टीन के मरने के बाद इन्होंने काफ़ी सारी काम किए इससे, ब्लैक होल से रिलेटेड, और इनका काम था, जो रॉजर का काम था, रॉजर पेनरोज का जो काम था, इनके काम के हिसाब से ये पता चलता है कि जो ब्लैक होल का फॉर्मेशन है वो एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक महान फिजिसिस्ट खुद थे, उनकी वर्क थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्हीं के वर्क से हम लोगों को ब्लैक होल के फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। ब्लैक होल और ये गेंजल और गीज का काम क्या था? इन्होंने बताया कि हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जो कि स्पाइरल शेप की है। ठीक है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो आकाश गंगा गैलेक्सी है वो स्पाइरल शेप की है। तो स्पाइरल शेप के इस हमारे गैलेक्सी के सेंटर में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल है। ये खोज किया है ये इन दोनों ने, गेंजल और गीज ने। तो इन दोनों के खोज से हम लोगों को अपने ब्रह्मांड के बारे में एक नई समझ का मौका मिला है। अब आते हैं ब्लैक होल्स क्या होते हैं। ब्लैक होल्स एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जिसमें ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि लाइट भी उससे पास नहीं कर पाती है। इवन लाइट कैनॉट एस्केप थ्रू अ ब्लैक होल। तो ग्रेविटेशनल पुल इतना हाई होगा क्योंकि लाइट के पास दोनों कैरेक्टर है, वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। तो लाइट में अपना एक मास है,
मास बहुत कम है, लेकिन लाइट भी उससे इतना ज़्यादा ग्रेविटी होता है कि लाइट जैसी तेज चलने वाली चीज़ भी ब्लैक होल से पास नहीं कर पाती है। और जब लाइट नहीं पास कर पाती है तो ब्लैक होल पूरा डार्क दिखता है। तो जब दिखता ही नहीं है तो इसके बारे में डिस्कवरी करना और भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ब्लैक होल का सरफेस होता है जिसको हम लोग इवेंट होराइजन भी बोलते हैं, जहाँ के बाद लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है। ठीक है, जो भी इसमें चीज़ गिरेगी वो बाहर नहीं आ पाएगी। तो ये है ब्लैक होल, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स हाई होता है। तो ब्लैक होल्स वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है नेचर में, और इसके बारे में अभी खोज लगातार चल रही है। ठीक है, तो ब्लैक होल्स को समझना बहुत ही मुश्किल है। ये जो गेंजल और गीज ने ये बताया कि गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, ब्रह्मांड में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सी है। इन गैलेक्सीज में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार हैं। उस स्टार में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, और हमारा एक स्टार है सन, जिसका एक सोलर सिस्टम, जिसका हम लोग अर्थ एक पार्ट हैं। तो यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इनफाइनाइटिसिमल स्मॉल हैं। हम ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा है। तो उन्होंने स्टार्स के पैटर्न को ऑब्जर्व किया, उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व किया, और पता लगाया कि ये मिल्की वे गैलेक्सी जो स्पाइरल शेप की है, इसके बीच में एक ब्लैक होल है, क्योंकि स्टार अजीब तरह की मूवमेंट कर रही थी। इसी गैलेक्सी के आउटर स्पाइरल में हमारा सन है, और सन के एक प्लैनेट के रूप में है अर्थ। तो ये ब्लैक होल के लिए ये रॉजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गीज को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब आते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इस बार इमैनुएल चार्पेंटियर और जेनिफर डाउडना को क्रिस्पर-cas9 के लिए जो एक जीनोम एडिटिंग टूल है, जीन एडिटिंग टूल है, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल सीजर भी बोलते हैं। जैसे सीजर का काम काटने के लिए होता है, उसी तरह क्रिस्पर-cas9 को जीन को एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बायोलॉजिकल सीजर्स भी बोलते हैं। और ये जो क्रिस्पर-cas9 है, बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी खोज है, और ये लाइफ साइंसेस के क्षेत्र में, डीएनए के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा खोज माना जा सकता है। ये कैसे हुआ? चार्पेंटियर ने एक बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम से क्रिस्पर-cas9 प्रोटीन खोजा, जिसका काम था, जिसके तहत बैक्टीरिया उसको रिमेंबर कर सकता था इम्यून रिस्पॉन्स को अपने, और वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता था उनको, उनके डीएनए को तोड़ के। तो इसी को यूज़ करते हुए चार्पेंटियर और डॉडना ने क्रिस्पर-cas9 मेथड बनाया। और इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे हम लोग डीएनए को कट कर सकते हैं, डीएनए में चेंज ला सकते हैं, जिससे कि अगर हम लोग, हमारा जो जेनेटिक कोड है, डीएनए को हमारा जेनेटिक कोड बोला जाता है, तो जितनी भी जेनेटिक बीमारियां हैं वो हम लोग इससे क्योर कर सकते हैं। खास करके कैंसर क्योर के क्षेत्र में इसका यूज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्रिस्पर-cas9, क्रिस्पर का मतलब है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये है इसका फुल फॉर्म, और प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है, इसीलिए इसका नाम क्रिस्पर-cas9 है। तो ये आप इन्फोग्राफिक देखो, इसमें क्या होता है, क्रिस्पर-cas9 जो है, cas9 जो है वो एक आरएनए कॉम्प्लेक्स बनाता है सेल में, और यही आरएनए कॉम्प्लेक्स जो मैचिंग डीएनए है उसके साथ अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद डीएनए को कट कर देता है। तो इसीलिए इसको बायोलॉजिकल सीजर्स के रूप में देखा जाता है कि जहाँ भी आपको कट करना है वहाँ पे आप क्रिस्पर-cas9 टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी है। और चाइना में तो बच्चे की HIV ट्रीटमेंट हो गई और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। बच्चे की HIV जो एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, उसको चाइना में ट्रीट कर दिया गया, और इसके काफ़ी बैड इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं। मान लो किसी को डिज़ाइनर बेबी चाहिए, बच्चे में एक सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज चाहिए, बच्चे की जो सुंदरता है, बच्चे के बाल, वो डिज़ाइन करवा सकते हैं इस टेक्निक का यूज़ करके। हालांकि दुनिया भर में कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि इसको कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं, लेकिन दुनिया भर के डॉक्टरों में एक आम राय है कि इसको एम्ब्रियो में यूज़ नहीं किया जाएगा क्लिनिकली। ठीक है, इसको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता है ताकि क्रॉप डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो, वाइल्ड स्पेसीज से बच सकें, तो इसको उसमें यूज़ किया जा सकता है। और इसको काफ़ी सारी जो जेनेटिक डिजीज़ेस हैं जो कि जानलेवा हैं उनको क्योर करने में यूज़ किया जा सकता है। तो
क्रिस्पर कैस9, चारपेंटियर और डॉर्डना को मिला है इस बार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अब आते हैं लिटरेचर के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में इस बार का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लीक को मिला है, जो कि अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट हैं। उनके पोएटिक वॉइस जिसमें एक एस्ट्योर ब्यूटी है, उसको इस बार नोबेल कमेटी ने रिकग्नाइज किया है और उनको इस बार का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को दिया है। लुईस ग्लुक की वर्क बहुत ही डाइवर्स होती हैं, लेकिन उनकी जो पोएट्री है वो ट्रॉमा पे, फेल्ड रिलेशनशिप्स पे, डेथ, लॉस एंड सफरिंग पे, हीलिंग और रिन्यूअल पे बेस होती है। उनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क द ट्रायम्फ ऑफ अकीलीज, वाइल्ड आयरिस, फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट, ये सब उनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, याद रखिएगा। तो लुईस ग्लीक को इस बार का साहित्य का, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आते हैं पीस प्राइज पे। सिर्फ पीस प्राइज ही ऐसा प्राइज है जिसको नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। और पीस प्राइज इस बार का मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक यूएन की एजेंसी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का काम है दुनिया में हंगर को कम करना, और जैसे जैसे पैंडमिक बढ़ रही है वैसे वैसे दुनिया में हंगर भी बढ़ रही है। तो हंगर के ऊपर काम करना ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का काम है, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक सस्टेनेबल गोल टारगेट भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट भी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है हंगर को दुनिया से मिटाने के क्षेत्र में। तो दुनिया में जहाँ भी वॉर हो रहे हैं, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम खाना पहुँचाने का, हंगर को कम करने का काम करता है। ठीक है, तो हंगर और कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत गहरा नाता है। जहाँ भी हंगर होगा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, विवाद होंगे, और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हंगर होगा। तो ये एक विशेष साइकिल है जिससे निकालने में, जिससे बचाने में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस काम को रिकॉग्नाइज करते हुए पीस कमेटी ने ये पीस प्राइज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया। और 2019 का ये डेटा है कि दुनिया में 135 मिलियन लोग, मतलब 13 करोड़ लोग जो हैं वो एक्यूट हंगर से सफ़र करते हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग, जहाँ पे वॉर चल रहा है, जहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ के लोग ज़्यादा इसमें शामिल हैं। तो हंगर से कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट से हंगर होता है, और इससे दुनिया की शांति पे भी खतरा होता है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि यमन जैसे देशों में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसे देशों में, नाइजीरिया, साउथ सूडान, इन सब देशों में लोगों को स्टारवेशन से बचाने के लिए, उनकी हंगर को कम करने के लिए ये WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काम कर रहा है, और यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट भी है। ठीक है, तो इससे दुनिया में शांति बहाल होती है। जैसे जैसे लोगों की ज़िंदगी अच्छी होगी, हंगर कम होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी कम होगा। इसीलिए इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ इन्हीं को दिया गया। और रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है, उनका काम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का काम और भी बढ़ जाता है। अब आते हैं अगली कैटेगरी, जो लास्ट है 6th, ये इकोनॉमिक्स की है। इकोनॉमिक्स का अवार्ड 1969 से दिया जा रहा है। ये अल्फ्रेड नोबेल की ओरिजिनल विल में शामिल नहीं थी। अल्फ्रेड नोबेल की ओरिजिनल विल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और लिटरेचर 5 ही शामिल थे। 6th कैटेगरी 1969 में ऐड किया गया, जो कि स्वेर्जेस रिक्सबैंक जो है स्वीडन में, उसके द्वारा ये प्राइज़ दिया जाता है। तो इस बार का इकोनॉमिक्स का प्राइज़ पॉल आर मिलग्रम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है, और इनको दिया गया है इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी और न्यू ऑक्शन फॉर्मेट को इन्वेंट करने के लिए। ठीक है, ऑक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बोली लगाई जाती है, बिडिंग होती है। तो इनको एक नई टेक्निक ढूंढने के लिए ऑक्शन थ्योरी की, उसके लिए इन दोनों को, मिलग्रम और विल्सन को, ये प्राइज़ दिया गया है। अब ऑक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, जो इनको प्राइज़ दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है, तो इस नीलामी में क्या होगा, जो ज़्यादा बोली लगाएगी, और सारे लोगों को एक ही स्पेक्ट्रम यूज़ करना है, सेम चीज़ ही यूज़ करेंगे, सेम चीज़ के लिए बोली लगाएंगे, तो अगर वो ज़्यादा पैसा देते हैं, मान लो कंपनी बोली लगाने के टाइम बहुत ज़्यादा बोली लगा देती है, तो उनका एंड रिजल्ट हमारे पॉकेट पे ही पड़ेगा कि जितनी ज़्यादा कोई कंपनी उसके लिए बोली लगाएगी, उतना ज़्यादा पैसा हमें रिचार्ज के लिए खर्चा करना होगा। तो ये इसका ऑक्शन का हमारे जीवन पे इम्पैक्ट तो है। इन्होंने ऐसी चीज़ खोजी है जिससे
एक बायर, सेलर और टैक्स पेयर को फ़ायदा हो, सेलर, बायर और टैक्स पेयर को जिससे फ़ायदा हो, ऐसी ऑक्शन इन्होंने टेक्निक ढूंढी है। एक विनर्स कर्स के रूप में एक थ्योरी है। विनर्स कर्स ऑक्शन में क्या होता है कि आप ऑक्शन तो जीत गए, लेकिन आपने जितना दाम देना था उसका डबल पे कर दिया ऑक्शन जीतने के लिए, तो आप जीत के भी हार गए। तो उसमें सुधार के लिए उसमें इन्होंने खोज की है, इसीलिए ऑक्शन फॉर्मेट में इन्वेंशन के लिए इन दोनों को इस बार का, पॉल आर मिलग्रम को, रॉबर्ट बी विल्सन, दोनों ही अमेरिकन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सारे कैटेगरी की नोबेल प्राइज़ की आप लिस्ट एक बार अपने स्क्रीन पे देख लो, और एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लगा है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड जय हिंद।